Pandey. So today we today we continue our new chapter. तो देखिए हमने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसमें हम एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसमें कहाँ तक पढ़ लिया है, दाब प्रवणता बल तक पढ़ लिया है। तो वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है दूरी के संदर्भ में। दाब परिवर्तन की जो दर है उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूरी के अकॉर्डिंग जो दाब परिवर्तन की दर है उसका रेट क्या है कि इतने में इतना दाब परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं। तो चलिए अब हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। अपेक्षा अधिक होती है लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वीय बल से यह संतुलित हो जाती है। ये बल उसके बारे में बताया है जो हम अभी पढ़ रहे थे कि दाब प्रवणता जो है वो कैसे होती है, यानी दाब प्रवणता क्या है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता अधिक और समदाब रेखाओं के कम होने यानी दूर दूर होने पे उसकी दाब प्रवणता कम हो जाती है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, तो देखिए पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वायु दाब में अल्प अंतर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यदि वायु और टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का भी अंतर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन सामान्य अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि वायु दाब में किस प्रकार से क्षैतिज वितरण हो रहा है उसे एक समदाब रेखाएं खींचकर भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। यानी समुद्र तल पे जो भी वायु दाब का वितरण है उसे हम इस मानचित्र में भी नोटिस कर सकते हैं यानी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इस चित्र में बताया गया है कि विभिन्न वायु दाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति कैसी कैसी हो जाती है। ये विभिन्न वायु दाब की परिस्थितियां हैं, जैसे इस तरह की आकृति होती है, कभी ये आकृति होती है, कभी इस टाइप की आकृति होती है एक्सेट्रा। और ये विभिन्न वायु दाब की परिस्थिति है, ये 80 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ये कहाँ है 0 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और ये क्षैतिज है, हाँ। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने इसमें जाना कि इसके अकॉर्डिंग निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिसकी केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब जो है वो उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्चतम वायु दाब होता है। समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण, जनवरी और जुलाई के महीनों का समुद्र तल से वायु दाब का विश्व वितरण हम कुछ चित्रों में देखेंगे। हाँ, तो ये 10.3 का चित्र है
जिसमें हम देखेंगे कि समुद्र तल से उच्च वायुदाब का वितरण किस प्रकार होता है। देखिए आप ये मैप देख सकते हैं। आप इसका या तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए या फिर आपके बुक में अगर ये है तो आप इसे बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब जो है वो कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल जो है उससे पहले आइए जानते हैं कि पवनों की दिशा व वेग को कौन कौन से बल प्रभावित करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल का जो दाब है वो एक समान नहीं होता है, उसमें कोई न कोई भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इस भिन्नता के कारण ही जो वायु है वो गतिमान हो पाती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें जो हैं वो उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण एक घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। देखिए, इससे रिलेटेड आपसे कोई एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है और वो घर्षण पवनों की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। यानी कि क्या भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण उत्पन्न घर्षण पवनों की गति को प्रभावित करता है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, भूतल पे जो भी धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण उत्पन्न होता है वो पवनों की गति को प्रभावित करता है। दूसरा है कि इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पृथ्वी का घूर्णन पवनों के वेग पर कोई अफेक्ट डालता है? तो हाँ, ये इसे प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती हैं: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करते हैं। दाब प्रवणता बल क्या होता है? वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, जो दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। वायुमंडलीय दाब एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। जहाँ जो रेखाएं हैं समदाब, यदि वो आसपास हो तो दाब प्रवणता अधिक होती है और यदि वे समदाब रेखाएं दूर दूर हों तो दाब प्रवणता कम होती है। आइए अब आगे आते हैं। ये क्या है? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। क्या है? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो हम देखेंगे कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है। भूमंडलीय यानी भूमंडलीय जो पवनों का स्ट्रक्चर है ना, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, यानी वायुमंडल के ताप में जो भिन्न भिन्न अक्षांशों पे जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उस पे, तथा दूसरा है वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति पे निर्भर करता है। तीसरा है वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण यानी सौर किरणों के साथ जो विस्थापन होता है उस पे निर्भर करता है। महासागरों व महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन, ये कुछ इफेक्ट हैं यानी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर भूमंडलीय पवनों का जो प्रारूप है वो निर्भर करता है।
वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यानी वायुमंडल में जो वायु का प्रवाह होता है ना, यानी प्रवाह को, जो भी वायु के प्रवाह का जो स्ट्रक्चर है, यानी प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहते हैं। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण चित्र 10.6 में उपस्थित है। तो अभी हम इस चित्र को देखेंगे। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने के अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंधीय से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती रहती हैं। यानी कि जहाँ सूर्य ताप बहुत अधिक होता है, वहाँ से वह निम्न वायु दाब होने से, सूर्य ताप अधिक है, जो वायु का जो दाब है वो थोड़ा सा निम्न होगा। आप सभी जानते हैं हवाएं तेज कब चलती हैं? जब मौसम बहुत ठंडा होता है तभी न चलती हैं। एकदम कड़ी धूप में आप देखेंगे वायु का जो वेग है वो थोड़ा धीमा ही होता है, बहुत तेज नहीं होता है। तो इसमें भी यही लिखा है कि उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में उठती है, एक प्रकार की धारा के रूप में उठती है। उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में ही अभिसरण करती रहती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से जो भी पवनें आती हैं वो इसी निम्न दाब में अभिसरित होती रहती हैं और ये अभिसरित वायु कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। यह क्षोभ मंडल के 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती है और इसी के परिणाम स्वरूप 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु जो है वो एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवकलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। अवतलन का एक कारण ये भी है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पे पहुंचती है तो वह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कब होता है? जब बारिश से कुछ अधिक हो, यानी गर्मी हो। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना पूर्वा चल रही है, आपने सुना होगा कि गर्मी के मौसमों में आपकी दादी या मम्मी कहती होंगी पूर्वा चल रही है। तो ये पूर्वी के रूप में हवाएं चलती हैं जब वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती हैं, तो दोनों ओर एकत्र हो जाती हैं और पूर्वी के रूप में ये पूर्वी पवनों के रूप में ये अभिसरित होती रहती हैं, यानी कि बहती रहती हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठों को हैडले कोष्ठ कहा जाता है। जब भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आप देखेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरणों को हैडले सेल यानी कि हैडले कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण व ध्रुवों से प्रभावित ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब जो है वो कटिबंधीय क्षेत्रों से आती है। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। इसमें बताया गया है कि जब भी मध्य अक्षांशों पे वायु का परिसंचरण होता है तो वो ध्रुवों से प्रवाहित होती हैं तथा ठंडी वायु का अवतलन होने लगता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हुए गर्म हवाएं जो ऊपर उठती हैं उन क्षेत्रों से, वह धरातल पे
इन पछुआ पवनों के नाम से ही जानी जाती हैं और यह कोष्ठ फैरल कोष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु पर ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों पर ध्रुवीय पतनों के रूप में ये प्रभावित होते हैं। इस कोष्ठ को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में जो स्थानांतरण होता है वो एक सामान्य परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहत पैमाने पर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पे अपेक्षाकृत धीमी गति से चलते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप इससे पूछ सकते हैं और इससे आप एक एक लाइन पढ़ जाइए, क्योंकि क्लास 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।